फ्रेंड्स, दिस इज़ वर्षा सिंह। वेलकम टू ओनो स्टडी। आप सभी लोग कैसे हैं? होप सो कि सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। और अब तक मैंने सारे प्रैक्टिस क्वेश्चंस कराए हैं आपको हिंदी के एसएससी जीडी में जो आए हैं, और यूपीएससी के लिए जो भी प्रैक्टिस क्वेश्चंस है वो कराए हैं। आज से टॉपिक वाइज स्टार्ट करेंगे हिंदी के क्वेश्चंस, जो कि सभी एग्जाम्स के लिए आपके लिए इंपॉर्टेंट रहेंगे। स्टेट पीसीएस एग्जाम हो, चाहे यूपीएससी एग्जाम हो, पुलिस एग्जाम हो, सीटेट, आरटेट, एचटेट, एमटेट, तो इन सभी के लिए जो ये टॉपिक है आपका इंपॉर्टेंट रहेगा। अगर ये टॉपिक्स आपने सही से समझ लिए तो कोई भी क्वेश्चन आपका स्किप नहीं होगा और आप इजीली सारे क्वेश्चंस को कर पाएंगे। तो होप सो कि आप सभी लोग जुड़े रहेंगे और क्वेश्चंस को सही से करेंगे। टॉपिक समझते हैं। पहला टॉपिक जो आपका रहेगा वो संज्ञा से स्टार्टिंग करेंगे हम। चलिए देखते हैं टॉपिक जो आपका है संज्ञा। संज्ञा जो पहले हम देखेंगे संज्ञा की उत्पत्ति कहाँ से हुई है। तो शब्द भेद जो है, शब्द कितने तरह के होते हैं हमारे? दो तरह के होते हैं। पहला होता है सार्थक शब्द और दूसरा होता है निरर्थक शब्द। सार्थक शब्द वो होते हैं जिसका खुद में कोई अर्थ होता है, और निरर्थक शब्द वो होते हैं जिसका अर्थ नहीं होता है, जिसका कोई विशेष अर्थ नहीं होता है, वो निरर्थक होता है। सार्थक वो होता है जिसका खुद का कोई अर्थ होता है। अब देखिए सार्थक शब्द कितने तरह के होते हैं। पहला है रचना के आधार पर होते हैं, दूसरा है उत्पत्ति के आधार पर, और तीसरा है अर्थ के आधार पर। तो रचना के आधार पर कौन कौन से होते हैं? पहला है रूढ़, दूसरा है यौगिक और तीसरा है योग रूढ़। तो रूढ़ शब्द कौन से होते हैं? रूढ़ शब्द वो शब्द होते हैं जिनके और टुकड़े नहीं किए जा सकते, और अगर हम टुकड़े कर देते हैं तो उसका कोई मतलब नहीं रह जाता, कोई अर्थ नहीं रहता है। जैसे देखिए आप, अगर मैंने लिखा है मेज, किताब, और अगर मैं इसको अलग करती हूँ, मेज को अलग करा ज से, मे का कोई मतलब नहीं रह जाता ना, जा का अलग होकर, तो ये हमारे रूट शब्द होते हैं जिसको अलग करके उनका कोई अर्थ नहीं बनता है। क्लियर होगा ये वाला क्वेश्चन? और ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि कौन सा रूट शब्द है, कौन सा नहीं है, तो इस बात पर ध्यान दीजिएगा। सेकेंड टॉपिक है इसका यौगिक। यौगिक शब्द कौन से होते हैं? यौगिक वो शब्द होते हैं जो दो या दो से अधिक शब्दों से मिलकर बनते हैं, शब्दों से बनते हैं, और जिसको अलग अगर हम कर देते हैं तो भी उनका अपने आप में मतलब रहता है। जैसे रसोई घर, विद्यालय, और भी ऐसे ही होते हैं। अगर हम अलग करें रसोई को घर से, रसोई प्लस घर, तो इन दोनों का अपने आप में कोई अर्थ है, तो ये हमारे होते हैं यौगिक शब्द। क्लियर होगा ये वाला? और इसमें लास्ट जो आपका आता है वो है योग रूढ़। योग रूढ़ कौन से शब्द होते हैं? योग रूढ़ शब्द आपके वो होते हैं जो दो अलग भाषाओं से शब्द लिए जाते हैं, उनको मिलाकर एक शब्द बनाया जाता है और उसका कुछ विशेष अर्थ निकलता है, तो वो हमारे योग रूढ़ शब्द होते हैं। जैसे टिकट घर, टिकट देखिए, टिकट हमारा क्या है? अंग्रेजी भाषा से लिया गया है, और घर जो है वो हिंदी भाषा का है। तो दो अलग भाषाओं से लिया गया, ये अंग्रेजी से लिया गया है और ये लिया गया है हिंदी से। ऐसी हो गया रेलगाड़ी। रेलगाड़ी में रेल जो है वो अंग्रेजी है, अंग्रेजी शब्द है, और जो गाड़ी है वो हिंदी शब्द है। तो ये क्लियर होगा आपको कि योग रूढ़ शब्द क्या होते हैं? जो दो भाषाओं से शब्द लिए जाते हैं, उनको मिलाकर जो शब्द बनता है और उसका कुछ विशेष अर्थ निकलता है, तो वो हमारे योग रूढ़ शब्द कहलाते हैं, जिसके एग्जाम्पल हैं टिकट घर, रेलगाड़ी, ऐसे ही और शब्द होते हैं। तो क्लियर होगा आपको ये भी, और बाकी जब हम इनको करेंगे तो डीप में बताएंगे सारे टॉपिक्स को। ये एक ओवरव्यू है आपके लिए। अब देखिए सेकेंड इसमें क्या था? उत्पत्ति के आधार पर सार्थक शब्द। पहला होता है तत्सम, दूसरा है तद्भव, तीसरा है विदेशी और चौथा है शंकर। तो तत्सम शब्द कौन से होते हैं? तत्सम शब्द वो होते हैं जो संस्कृत से सीधा लिए जाते हैं। ठीक है, ये क्लियर होगा। तद्भव शब्द वो होते हैं जो संस्कृत से लेकर लेकिन वो बदल दिए जाते हैं, ये सीधा संस्कृत से उठा लेते हैं, वो तत्सम शब्द होते हैं। तद्भव जिसमें हम कुछ बदलाव करके उसको लिखते हैं, तो ये वो शब्द होते हैं तद्भव। थर्ड है विदेशी शब्द, जो बाहर से लिए जाते हैं, विदेशी जो लैंग्वेज होती है हमारी वहाँ से, और संकर शब्द होते हैं इसमें।
क्लियर होगा ये आपको। संकर शब्द हमारे वो होते हैं जो हमारी लैंग्वेज में होते हैं, किसी भी क्षेत्र के एरिया में जो लैंग्वेज चलती है अपने बोले जाते हैं, जो वो वाले संकर शब्द होते हैं। नाउ नेक्स्ट है आपका अर्थ के आधार पर। अर्थ के आधार पर कौन कौन से हैं? पहला है पर्यायवाची, दूसरा है विलोम शब्द, तीसरा है एकार्थक और चौथा है अनेकार्थक। पर्यायवाची वही पता है कि एक शब्द के अलग अलग तरह से जो लिखे जाते हैं अलग अलग मीनिंग होते हैं। सेम मीनिंग वाले, जैसे कमल को क्या क्या बोलते हैं? कमल को बोलते हैं पंकज, जलज। तो एक ही शब्द बहुत जिसका अलग मीनिंग हो, मीनिंग सेम हो लेकिन शब्द अलग हो, ये होता है पर्यायवाची। विलोम शब्द हम बताइए उल्टा किसी शब्द का। एकार्थिक एक ही जिसका मतलब हो, एक ही अर्थ हो, अलग अलग शब्दों का। अनेकार्थक एक शब्द के अलग अलग मतलब हो या अर्थ हो, अनेकार्थक होता है। तो ये सब क्लियर होगा कि सार्थक में रचना के आधार पर आते हैं, उत्पत्ति के आधार पर और अर्थ के आधार पर आते हैं। अब है बात करते हैं निरर्थक की। निरर्थक कौन कौन से होते हैं? निरर्थक में आते हैं आपके विकारी शब्द और अविकारी। अविकारी को हम अव्यय भी बोलते हैं। अव्यय जैसे कि यथा, यथा हो गया, और, या, वे, वो शब्द होते हैं अव्यय जो लिंग वचन काल में परिवर्तन नहीं होते हैं, परिवर्तित नहीं होते हैं, उन्हें हम अव्यय बोलते हैं। और विकारी शब्द जिसमें परिवर्तन होता है उसे बोलते हैं। चलिए नेक्स्ट देखते हैं विकारी शब्द में कौन कौन से आते हैं आपके? पहला है संज्ञा, दूसरा है सर्वनाम, तीसरा है विशेषण और चौथा है क्रिया। ये सारे हमारे विकारी शब्द होते हैं जिसमें परिवर्तन आता है लिंग काल वचन के आधार पर, ये विकारी है। और अविकारी शब्द में कौन कौन से आते हैं आपके? क्रिया विशेषण, संबंध बोधक, समुच्चय बोधक और विस्मय आदि बोधक, ये सारे हमारे अविकारी शब्द होते हैं। तो जब हम अविकारी के बारे में पढ़ेंगे तो इन सब टॉपिक्स को मैं कराऊंगी बहुत डीपली, और इसमें भी सारे टॉपिक वाइज चलेंगे आपके। आज हम बात करेंगे संज्ञा की। संज्ञा कहाँ से आया? तो मैं सिर्फ ये बता रही थी आपकी उत्पत्ति कैसे हुई। अब हम कॉन्टिन्यूसली करते हैं संज्ञा की बात। संज्ञा के मुख्य प्रकार होते हैं, पहला है आपका व्यक्तिवाचक संज्ञा, दूसरा है जातिवाचक और तीसरा है भाववाचक। मुख्य तो तीन होते हैं और जातिवाचक के अंदर ही आपका समूहवाचक और द्रव्यवाचक आता है। ये चीज़ क्लियर होगी आपकी। होप सो जितना मैंने कराया ये चीज़ आपको समझ में आ रही होगी। इतना क्लियर होगा कि तीन मेन मुख्य प्रकार होते हैं और जातिवाचक के अंदर ही समूहवाचक और द्रव्यवाचक संज्ञा आती है। क्लियर होगा? तो हम नेक्स्ट देखते हैं आगे। चलिए संज्ञा क्या होती है? संज्ञा की डेफिनेशन तो आपने बहुत बार पढ़ी होगी, संज्ञा क्या होती है, ये सब हमें रटी हुई होती है दिमाग में, लेकिन इसे रटना नहीं होता है, इसे समझना होता है कि कहाँ कैसे क्वेश्चन बनेंगे और उस क्वेश्चन का हमें आंसर कैसे करना है, तो वो हमें आना चाहिए, हमें डेफिनेशन रटनी नहीं चाहिए। चलिए देखिए परिभाषा क्या है। किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान या भावों के नाम को संज्ञा कहते हैं। ठीक है, मतलब किसी व्यक्ति की अगर बात करते हैं तो वो भी संज्ञा है, अगर वस्तु की बात कर रहे हैं तो वो भी संज्ञा है, स्थान की बात कर रहे हैं तो वो भी संज्ञा है, और भाव हमारे कोई भी भाव होते हैं जैसे भलाई, बुराई, मिठास, ये सब चीज़ें हमारी भावों में आती है। भावों के नाम को भी संज्ञा कहते हैं। हर एक चीज़ संज्ञा है जिसके नाम है, जैसे पेन, पेंसिल, बोर्ड, फैन, लाइट, ये सब हमारी संज्ञा है। और एग्जाम्पल्स देखिए, राम, लड़का, किताब, पंखा, खुशी, ईमानदारी, अच्छाई, बुराई, सहायता आदि, ये सारे संज्ञा में है। राम किसी का नाम है, लड़का ये जाति की बात कर रहे हैं, किताब वस्तु की बात कर रहे हैं हम, पंखा ये भी वस्तु है हमारी, खुशी ये हमारा भाव है, ईमानदारी ये हमारा भाव है, और अच्छाई, बुराई, सहायता ये सब हमारे भाव होते हैं। तो ये सभी संज्ञा कहलाते हैं। हमें ये सब पता होना चाहिए, चाहे डेफिनेशन हमें परिभाषा याद हो या नहीं हो, याद नहीं उसे समझना होता है। तो समझ में आना चाहिए कि वस्तु, व्यक्ति, किसी भी चीज़ का जो नाम होता है वो सब संज्ञा होता है। तो इतना ये सब क्लियर होगा आपको संज्ञा किसे कहते हैं। अब नेक्स्ट देखते हैं। पहला इसका भेद है व्यक्तिवाचक संज्ञा। अब व्यक्तिवाचक संज्ञा क्या होती है देखिए, वस्तु, व्यक्ति, स्थान के खास नाम को व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं, जैसे राम, श्याम, आगरा, गंगा, हिमालय, देसी गाय आदि।
मतलब व्यक्तिवाचक क्या, जब हम एक किसी खास व्यक्ति की बात कर रहे हो, किसी खास वस्तु की बात कर रहे हो, नाम लेकर जिसका बोल रहे हो, एक व्यक्ति की बात कर रहे हो। जैसे मैंने बोला पेन की बात कर दी, मेरे पास पेन है, अब मैंने बोला रेनॉल्ड का पेन है, तो पेन तो बहुत सारे हैं, लेकिन मैंने जब एक पर्टिकुलर एक खास की बात करी है तो वो हमारा व्यक्तिवाचक होता है। अब अगर क्लास में बहुत सारे स्टूडेंट्स बैठे हैं और उसमें क्लास में किसी का नाम राम है, श्याम है, और मैं किसी एक को बुलाती हूँ कि राम इधर आइए, इस बुक को पकड़िए, तो मैंने बहुत सारे बच्चों में से एक बच्चे को बुलाया और नाम लेकर, तो जो नाम लिया है मैंने उसका, वो व्यक्तिवाचक संज्ञा में आएगा, क्योंकि मैंने बहुत सारे बच्चों में से उस एक को अलग कर दिया, तो यह हमारा व्यक्तिवाचक होगा। राम, श्याम, आगरा, अगर बहुत सारे शहर है, शहरों में से मैंने किसी एक नाम को बोला कि आगरा बहुत अच्छा शहर है, तो मैंने आगरा की बात करी, तो आगरा भी हमारा व्यक्तिवाचक हुआ, क्योंकि हम किसी खास की बात कर रहे हैं। बहुत सारों में से किसी एक को निकाल देना। गाय तो बहुत सारी होती है, लेकिन हम किसकी बात कर रहे हैं, देसी गाय की, तो ये हमारा हो जाएगा व्यक्तिवाचक। हिमालय, पर्वत बहुत सारे होते हैं, लेकिन हमने किसकी बात करी है, हिमालय की, किसी एक खास की जब हम बात करते हैं तो हमारा व्यक्तिवाचक में आता है। ये क्लियर होगा आपको। गंगा, नदियाँ बहुत सारी हैं, लेकिन हम बात किसी कर रहे हैं, गंगा नदी की। यहाँ पर आगरा बता दिया मैंने, राम, श्याम, ये भी क्लियर हो गया है। तो आपको समझ आ गया होगा कि व्यक्तिवाचक संज्ञा क्या होती है, किसी एक खास के बारे में कोई चीज़ बोलना, चाहे वो नदी हो, पर्वत हो, आगरा शहर की बात करी हुई हो, किसी भी चीज़ की। क्लियर होगा ये। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट जो आता है हमारा वो है जातिवाचक संज्ञा। अब जातिवाचक संज्ञा क्या होती है, वस्तु, व्यक्ति, स्थान में से किसी खास के लिए ना कहकर, मतलब किसी खास की बात हम नहीं करते हैं यहाँ पर, बल्कि उसकी पूरी जाति के लिए, पूरी जाति की बात कर रहे हैं, किसी एक पर्सन की बात नहीं कर रहे हैं। एग्जाम्पल देखिए, जैसे गाय, नदी, लड़का, पर्वत, नहर आदि, तो ये सब हम सबकी बात कर रहे हैं, सबको लेके चल रहे हैं यहाँ पर, किसी एक की बात नहीं करें, किसी एक खास को लेकर नहीं चल रहे, तो जाति की बात हो रही है पूरी। जैसे अब मैंने बोला कि यहाँ गाय हैं, तो गाय में किसी, मैंने एक गाय को नहीं बोला, अगर मैंने बोला होता नील गाय तो वो आता हमारा व्यक्तिवाचक में, लेकिन अगर मैंने बोला है गाय, सिर्फ गाय का बात करिए, यहाँ पे बहुत सारी गाय है, यहाँ गाय घास चल रही है, तो मैंने ये सब बोला है, तो ये सब सारी गाय के बारे में बोला है, तो यहाँ पे जाति, एक जाति के बारे में बताया मैंने, तो ये क्लियर होगा। नदी भी बहुत सारी होती हैं, सारी नदियों की बात कर रहे हैं, एक जाति की बात कर रहे हैं हम यहाँ पर। लड़का, लड़का अगर मैंने लड़कों में से एक का नाम ले दिया, राम और श्याम, अगर राम का नाम लिया है तो वो व्यक्तिवाचक होगा, और अगर श्याम का नाम लेती हूँ तो भी व्यक्तिवाचक होगा। लेकिन मैंने बोला ये सारे लड़के या लड़कियाँ, ये सब मैंने अगर बोला है तो मैं पूरी जाति की बात करती हूँ, सभी लड़कों की बात कर रही हूँ उसमें। पर्वत, पर्वत की बात अगर करते हैं तो सारे ही पर्वत की बात हो रही है, और अगर एक पर्वत की बात कर रही हूँ, हिमालय मैंने बोल दिया, तो वो हमारा व्यक्तिवाचक हो जाता है। जब भी हम बहुत सारों में से किसी एक की बात कर रहे हैं, किसी एक खास की, तो हमारा व्यक्तिवाचक है, और जब भी हम सब की बात कर रहे हैं तो वो हमारा जातिवाचक हो जाता है, कि हम पूरी जाति का बोध करा रहे हैं उससे। जैसे नहर, नहरें भी बहुत सारी है, लेकिन हमने सिर्फ नहर लिखा है, तो हमें नहीं पता इसमें कौन सी नहर की बात करें, तो ये पूरी जाति को बता रही है इस बात। क्लियर होंगे दोनों, व्यक्तिवाचक किसे बोलते हैं और जातिवाचक किसे बोलते हैं। ये क्वेश्चन बनते हैं ऐसे ही कि कौन सा जातिवाचक है और कौन सा व्यक्तिवाचक है, तो इसमें बहुत कन्फ्यूजन होता है, इस चीज़ का ध्यान रखिएगा। आई थिंक कुछ आवाज़ का इशू हो गया था, और अब वॉइस क्लियर होगी आपको, पहले वॉइस नहीं आ रही थी। अब देखिए, थर्ड है आपका भाववाचक संज्ञा, जिसमें भाव स्पष्ट हो रहा हो, जैसे क्रोध, घृणा, प्रेम, ईमानदारी, बुराई, यात्रा, भलाई, बीमारी, बुढ़ापा आदि। भाववाचक संज्ञा कौन से होते हैं, भाववाचक संज्ञा वो होते हैं जिन्हें हम स्पर्श नहीं कर सकते, जो सिर्फ हम महसूस कर सकते हैं, वो भाववाचक संज्ञा होते हैं हमारे। जिसके अंत में प्रत्यय लगा होता है वो भी भाववाचक संज्ञा होते हैं। जैसे क्रोध, क्रोध होना, घृणा आना, प्रेम, ईमानदारी, बुराई, यात्रा, इन्हें हम देख नहीं सकते हैं, ये मतलब जिन्हें हम देख नहीं सकते हैं, सिर्फ महसूस कर सकते हैं, वो हमारे भाववाचक संज्ञा होता है। जैसे हम कई बार बोलते हैं ना किसी को, लाइक बुढ़ापा आ गया है आपको, तो हमें ये दिखता नहीं है, इसे महसूस किया जा सकता है, तो भाववाचक संज्ञा में हमारे भाव स्पष्ट होते हैं। क्लियर होगा ये क्वेश्चन आपको। नेक्स्ट है आपका फोर्थ, समूहवाचक संज्ञा, समूह को प्रकट करने वाली संज्ञा, जिसमें समूह प्रकट होता हो, जैसे सभा, गुच्छा, संघ, सेना, परिवार आदि।
समूह से ही पता चल रहा होगा कि समूह का मतलब होता है एकत्रित होना, समूह बनाना। एकत्रित होना या समूह बनाना वो हमारा समूहवाचक संज्ञा में आता है। जैसे सभा, मतलब बहुत सारे लोगों ने इकट्ठे होकर सभा बना ली है, तो ये हमारा समूह में आएगा। गुच्छा, जैसे होते नहीं है, अंगूर का गुच्छा हो गया, केले का गुच्छा हो गया, तो उसमें एक केला नहीं होता, बहुत सारे होते हैं। जहाँ बहुत सारे की बात आ जाती है वहाँ समूह की बात आ जाती है। संघ बना लिया, बहुत सारे लोगों ने, 5-6 लोगों ने, 7-8 लोगों ने इकट्ठा होके, तो वो भी हमारा समूह में आ जाएगा। सेना, सेना हम किसी एक व्यक्ति को नहीं बोलते हैं, पूरे जो लोग खड़े होते हैं सेना में, जो लोग होते हैं उन सबको इकट्ठा मिलाकर हम सेना बोलते हैं। किसी एक पर्सन को, एक व्यक्ति को सेना नहीं बोला जाता है, तो ये हमारा इसलिए समूह में आएगा। परिवार, परिवार में एक सदस्य नहीं होता है, 4, 5, 10, 12 जितने भी सदस्य होते हैं, जिसकी बड़ी फैमिली या छोटी फैमिली होती है, तो परिवार भी हमारा समूह में आ जाता है, क्योंकि हम बहुत सारे लोगों की इकट्ठा होने की बात करते हैं, जो कि समूह की बात होती है। तो ये परिवार भी हमारा समूहवाचक संज्ञा में आता है। भाववाचक में आप समझ चुके होंगे कि हमारे जहाँ भाव प्रकट होते हैं, जो चीज़ हम देख नहीं सकते हैं और स्पर्शीय होती है, जिसे आप महसूस कर सकते हो, वो जिसके प्रत्यय, जिसमें प्रत्यय आखिर में आता हो, अंत में आता हो, जैसे आपकी हुई सुंदरता, मधुरता, ये सब हमारा भाववाचक संज्ञा में आता है। बुराई, बुढ़ापा, ये भी हमारा प्रत्यय लगा हुआ है, तो ये भी हमारे भाववाचक में आता है। तो क्लियर होगा आपको भाववाचक और समूहवाचक। समूहवाचक जहाँ समूह की बात की जा रही है, दोनों ही क्लियर होंगे। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, जो इसका लास्ट भेद रहता है वो है द्रव्यवाचक संज्ञा। अब द्रव्यवाचक संज्ञा क्या होती है? जिन संज्ञाओं में ठोस, तरल, धातु, अधातु, पदार्थ आदि हो, लोहा, सोना, तेल, घी, चीनी, पानी, आटा आदि। मतलब द्रव्यवाचक में वो आता है आपका जिसमें ठोस पदार्थ भी होता है, तरल पदार्थ भी होते हैं, जिसे हम गिन सकते हैं वो वाले पदार्थ भी होते हैं इसमें, और जिसमें नहीं गिन सकते उसे भी, जिसे हम तोल सकते हैं, जिसकी मात्रा देख सकते हैं वो भी। जैसे बालू हो गई, रेत हो गया, जिसे हम गिन नहीं सकते, दूध, दही हो गया, लेकिन इनकी मात्रा हमें पता होती है, हम इसको तोल सकते हैं। और धातु, अधातु हो गया, ठीक है, तरल पदार्थ हो गया, ठोस हो गया, पानी हो गया या मिट्टी बोल दिया, धातु, सोना चांदी हो गया हमारी, अधातु हो गई, इसमें पदार्थ हो गया। तो ये सब चीज़ें आती है, लोहा, सोना, चांदी, घी, तेल, पानी, आटा, ये सब हमारा द्रव्य में आएगा। तो ये क्लियर होगा आपको। आप देखिए एक बार फिर से मूव करते हैं पेज नंबर जहाँ से आपका स्टार्टिंग था संज्ञा का। अब आप इसे डिफाइन कर पाओगे इजीली कि कौन सी संज्ञा कौन सी है। देखिए एग्जाम्पल्स है ना, अब आपको क्लियर होगा कि कौन सा एग्जाम्पल किसका है। राम जो है किसका है वो एग्जाम्पल? व्यक्तिवाचक का, क्योंकि हम एक पर्सन की बात कर रहे हैं, नाम लेकर किसी खास व्यक्ति की बात कर रहे हैं कि राम ने मेरा काम किया है, राम ने मुझे बुक दी है, तो ये हमारा व्यक्तिवाचक होता है। हम बात करें लड़का की, लड़का मतलब क्या, एक लड़के की बात थोड़ी कर रहे हैं, लड़का मीन्स सारे लड़के आ गए उसमें, तो जब सारे की बात हो गई तो क्या हो गया, जाति की बात कर दी हमने, जातिवाचक हो गया। किताब, किताब भी आपका हो जाएगा, किताब आपका हो जाएगा द्रव्यवाचक, क्योंकि मेटेरियल है वो द्रव्य है, ठोस है, द्रव्यवाचक हो जाएगा हमारा ये। पंखा, ये भी हमारा द्रव्यवाचक हो जाएगा। खुशी हमारी क्या हो जाएगी, भाववाचक। खुशी, ईमानदारी, ये हमारे भाव हैं, जब हम खुश होते हैं हमें खुशी हो रही होती है, लेकिन हम खुशी को देख थोड़ी सकते हैं, तो ये हमारा भाव होता है, भाववाचक। खुशी, किसी की ईमानदारी बोलते ना, ये व्यक्ति बहुत ईमानदार है तो उसमें ईमानदारी है, लेकिन ये सब चीज़ें ना देखी थोड़ी जा सकती हैं, लेकिन हम महसूस कर सकते हैं, तो वो हमारा भाव होता है जो प्रकट होता है, इसलिए वो भाववाचक संज्ञा में आता है। अच्छाई, बुराई, सहायता, ये सब हमारा भाववाचक है। तो आपको क्लियर होगा संज्ञा क्या होती है, संज्ञा के कितने भेद होते हैं, कौन सा भेद कैसे होता है, भाववाचक संज्ञा में क्या एग्जाम्पल है, और क्या नाम है, जातिवाचक, द्रव्यवाचक, जितने भी हैं। अगर ऐसे क्वेश्चन आते हैं, आपसे पूछा जाता है कि कौन सा भाववाचक संज्ञा है, तो आप उसमें पहचान सकते हैं कि भाववाचक संज्ञा कौन सी होती है। तो अब इसके बाद जितना हमने टॉपिक करवा दिया है आपका संज्ञा का, ये आपको समझ में आ गया होगा। इसके बाद हम कुछ क्वेश्चन ले लेते हैं ताकि ये आपको और क्लियर हो जाए और आप इजीली कर पाएँ इसे। चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। क्वेश्चन है आपका, कोमलता में संज्ञा है। ये पूछा गया है कोमलता में कौन सी संज्ञा है।
तो ऑप्शन देखिए आपके क्या है, व्यक्तिवाचक संज्ञा, दूसरा ऑप्शन है भाववाचक संज्ञा, तीसरा ऑप्शन है जातिवाचक संज्ञा और चौथा ऑप्शन है स्पर्शवाचक। तो हमारा कौन सा रहेगा, कोमलता। कोमलता हमारा क्या है, एक भाव है, इसमें पीछे प्रत्यय भी लगा हुआ है, भाव में पीछे प्रत्यय भी होता है, और लेकिन कोमलता कठोरता, अच्छाई, भलाई, बुराई, ईमानदारी, मिठास, ये सब चीज़ें हमारी भाववाचक में आती हैं, तो ये हमारा भाव है। क्लियर हो गया ये क्वेश्चन आप सभी को। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। गुलाब फूलों में श्रेष्ठ है, वाक्य में संज्ञा है। पहला ऑप्शन है जातिवाचक संज्ञा, दूसरा ऑप्शन है भाववाचक संज्ञा, तीसरा ऑप्शन है व्यक्तिवाचक संज्ञा, चौथा ऑप्शन है उत्तमवाचक संज्ञा। तो देखिए कौन सी संज्ञा है ये, गुलाब फूलों में। जहाँ अगर फूलों की बात की जाती, खाली की फूलों की बात कर रहे हैं, तो हमारे जाति की बात हो जाती कि हमने सारे फूलों की बात कर दी। यहाँ हम गुलाब की बात कर रहे हैं, फूलों में से भी एक फूल की बात, तो वो हमारा कौन सा होगा, व्यक्तिवाचक संज्ञा, क्योंकि हम किसी एक खास की बात कर रहे हैं। तो क्लियर होगा ये भी क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्न में से कौन सा शब्द जातिवाचक नहीं है। अब हम बताना जातिवाचक कौन सा इसमें नहीं है। पहला ऑप्शन है गाय, दूसरा ऑप्शन है पर्वत, तीसरा ऑप्शन है पंखा और चौथा ऑप्शन है हिमालय। जातिवाचक कौन सा होता है, जहां हम सभी को लेकर चलते हैं, जैसे लड़का किसी एक लड़के की बात नहीं करते, सारे लड़कों की बात करते हैं हम यहाँ पर, या नदी सारी नदियों की बात कर रहे हैं, नहर सारे नहरों की बात कर रहे हैं, पर्वत सभी पर्वत की बात कर रहे हैं। तो जाति वो होता है जातिवाचक संज्ञा। अब हमें बताना है इनमें से कौन सा नहीं है। देखिए पहला ऑप्शन है गाय, दूसरा ऑप्शन है पर्वत, तीसरा ऑप्शन है पंखा और चौथा ऑप्शन है हिमालय। गाय हमें नहीं पता इसमें किस कौन सी गाय की बात कर रहे हैं, जाति की बात कर रहे हैं, तो ये तो हमारा जातिवाचक है। पर्वत भी जातिवाचक है क्योंकि सारे पर्वत इंक्लूड है, किसी एक पर्वत की बात नहीं कर रहे हैं। पंखा भी कोई एक हो सकता है, लेकिन यहाँ पे हम जाति की बात करें, तो ये सब तो जातिवाचक हैं। हिमालय क्या है, पर्वत है, लेकिन पर्वतों में हम एक पर्वत की बात कर रहे हैं, तो ये व्यक्तिवाचक होगा आपका, जातिवाचक नहीं होगा। तो यही पूछा है जातिवाचक कौन सा नहीं है, तो आपका जो ऑप्शन नंबर 4 है ये आपका करेक्ट रहेगा। क्लियर होगा ये क्वेश्चन भी। इन क्वेश्चन के थ्रू आपको और क्लियर हो जाएगा कि संज्ञा क्या होते हैं, और ऐसे क्वेश्चन आए हुए क्वेश्चन हैं सारे एग्जाम में, तो इन पे और फोकस करिएगा, साथ साथ करते रहिएगा इन क्वेश्चंस को। शेर हिंसक जानवर है, रेखांकित शब्द में संज्ञा है। ये पूछा गया है, जो सेंटेंस लिखा है शेर हिंसक जानवर है, रेखांकित शब्द में संज्ञा बतानी है। तो हमें संज्ञा बतानी है। पहला ऑप्शन है पुरुषवाचक संज्ञा, दूसरा ऑप्शन है भाववाचक संज्ञा, तीसरा ऑप्शन है जातिवाचक और चौथा ऑप्शन है व्यक्तिवाचक। तो देखिए यहाँ हमने जानवर की अगर बात करी होती तो वो जाति की बात कर देते, क्योंकि जाति में सारे ही जानवर आ जाते हैं, जानवरों की बात करते हैं, तो जाति की बात नहीं है। हम जानवरों में से हमने किसी एक की बात करी, शेर की, तो हम जब भी एक की बात करते हैं तो वहाँ पे हमारा व्यक्तिवाचक आता है, व्यक्तिवाचक संज्ञा। तो हमारा व्यक्तिवाचक संज्ञा ऑप्शन नंबर 4 करेक्ट होगा। क्लियर होगा ये क्वेश्चन आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन मूव करते हैं। गुलाब अच्छा लड़का है, वाक्य में संज्ञा है। तो लड़का की बात अगर होती तो वो जातिवाचक होता है, लड़का की बात नहीं करी है हमने, लड़कों में से एक की बात करी है जिसका नाम गुलाब है, किसी एक विशेष की। जहाँ विशेष की बात होती है वहाँ पर आता है व्यक्तिवाचक। क्लियर हो गया। देखिए ऑप्शन हैं पुरुषवाचक संज्ञा, दूसरा है भाववाचक संज्ञा, तीसरा है व्यक्तिवाचक संज्ञा और चौथा है आपका जातिवाचक संज्ञा। तो यहाँ पे हम एक लड़के की बात करें बहुत सारे लड़कों में से, तो उसका हमारा होगा व्यक्तिवाचक, क्योंकि एक खास की बात करना। क्लियर होंगे ये क्वेश्चंस आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। सुरेश ने कहा मनोज अब बूढ़ा हो चुका है, वाक्य में भाववाचक संज्ञा है। हमें पूछा गया भाववाचक संज्ञा है, लेकिन कौन सी है ये बताना है इस वाक्य में। सुरेश ने कहा मनोज अब बूढ़ा हो चुका है, यहाँ पे आपको क्या लगता है कि कौन सा भाव है। यहाँ पे जो भाव है वो है बूढ़ा, बुढ़ापा आ जाना। तो ऑप्शन देख लेते हैं पहले हम। ऑप्शन नंबर 1 है बूढ़ा, ऑप्शन नंबर 2 है अब, ऑप्शन नंबर 3 है मनोज, ऑप्शन नंबर 4 है सुरेश। तो हमारा जो रहेगा करेक्ट आंसर वो रहेगा बूढ़ा होना, ये हमारा भाव है। क्लियर हो गई क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन में मूव करते हैं। दुखी में कौन सी संज्ञा है। ऑप्शन देखिए, संकेतवाचक संज्ञा, व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा या भाववाचक संज्ञा। मैंने बताया था सुखी, दुखी, भलाई, बुराई, ईमानदारी, ये सब हमारा भाव होता है। दुखी होना किसी को वो भी हमारा भाव है, या खुशी मिलना हमें वो भी हमारा भाव होता है। तो ये तो साफ ही क्वेश्चन पढ़ते ही क्लियर हो जाता है कि ये भाव है हमारा भाववाचक संज्ञा। क्लियर हो गई क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन मूव करते हैं।
पहाड़ों के नाम किस संज्ञा के अंतर्गत आते हैं, ये हमें बताना है। ऑप्शन नंबर 1 है आपका जातिवाचक, ऑप्शन नंबर 2 है भाववाचक, ऑप्शन नंबर 3 है व्यक्तिवाचक, ऑप्शन नंबर 4 है वस्तुवाचक। तो हमारा रहेगा पहाड़ों। हम किसी एक खास की बात नहीं कर रहे, कौन सा पहाड़, हिमालय पहाड़ की बात नहीं करी है हमने, तो हम यहाँ सारे पहाड़ों को ले रहे हैं। जब भी हम सारे की बात करते हैं तो यहाँ पे हमारी जाति की बात होती है, जैसे सारे लड़के, सारी लड़कियाँ, पूरे मतलब पहाड़ों की बात कर दी, नदियों की, नहरों की, शहरों की, जब भी हम सबको लेकर चलते हैं तो वो हमारा हो जाता है जातिवाचक। तो यहाँ भी जो आंसर रहेगा वो जातिवाचक रहेगा। क्लियर होगा ये क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। आजकल हर शहर में रावण पैदा हो रहे हैं, रेखांकित शब्द में संज्ञा है। अब जो वाक्य लिखा है हमें उसमें बताना है कि संज्ञा कौन सी है। देखिए इसमें बहुत कन्फ्यूज़न होता है, तो इस क्वेश्चन को ज़रा सही से देखिएगा और समझिएगा। पहला ऑप्शन है निश्चयवाचक, दूसरा ऑप्शन है जातिवाचक, तीसरा ऑप्शन है व्यक्तिवाचक और चौथा ऑप्शन है भाववाचक। देखिए अगर हम बोल रहे हैं आजकल शहर में रावण पैदा हो रहे हैं, तो हम एक पर्सन की, एक व्यक्ति की बात नहीं कर रहे, हम पूरी जाति का बोध करा रहे हैं। जैसे आजकल सेना में बहुत जयचंद हो गए हैं या आजकल बहुत सारे रावण पैदा हो रहे हैं, तो हम एक व्यक्ति को नहीं बोल रहे, हम सभी को पूरी जाति का बोध करा रहे हैं। इन नाम से एक जाति का बोध कराते हैं, ना कि एक व्यक्ति का। तो ये हमारा जो ऑप्शन रहेगा इसमें जातिवाचक क्लियर रहेगा। क्लियर होगा ये क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन नेक्स्ट है, किस किस विकल्प में के सभी शब्द भाववाचक संज्ञा हैं। अब हमें बताना है कौन कौन से जो है ऑप्शंस में भाववाचक संज्ञा है। पहला ऑप्शन देखिए सौंदर्य, अपनापन, निपुण, ये ऑप्शन फर्स्ट नंबर है। ऑप्शन नंबर सेकंड देखिए बालक, अनेकता, प्रीति। थर्ड ऑप्शन देखिए पशुता, पुस्तक, शौर्य। और फोर्थ ऑप्शन देखिए बचपन, ईर्ष्या, नैतिकता। तो हमारा जो करेक्ट आंसर रहेगा वो आंसर नंबर 4 रहेगा। क्यों रहेगा? बचपन भी हमारा भाव है, ईर्ष्या भी हमारा भाव है और नैतिकता भी भाव है। फर्स्ट ऑप्शन देखिए सौंदर्य, अपनापन, निपुण। सौंदर्य और निपुण जो हमारा रहेगा वो हमारा विशेषण रहेगा, ना कि हमारा भाववाचक। बालक, अनेकता, प्रीति। प्रीति और बालक, बालक तो हमारा जातिवाचक हो जाएगा और प्रीति हमारा व्यक्तिवाचक हो जाएगा, तो ये भी भाववाचक नहीं है। पशुता, पुस्तक हमारा हो जाएगा आपका जातिवाचक, वो द्रव्यवाचक हो जाएगा, और शौर्य हमारा हो जाएगा विशेषण। तो हमारा इसमें से कोई भी ऐसा ऑप्शन नहीं है जो तीनों के तीनों करेक्ट हो, भाववाचक हो। तो ये सारे हमारे रॉन्ग होते हैं, और फोर्थ जो आंसर है बचपन, ईर्ष्या और नैतिकता, ये करेक्ट रहेगा। क्लियर हो गया ये क्वेश्चन। ये बहुत कंफ्यूजिंग क्वेश्चन था, बट आई थिंक क्लियर हो गया होगा ये क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। अपना शब्द में भाववाचक संज्ञा बनाओ। पहला ऑप्शन है अपनी, दूसरा ऑप्शन है अपनापन, तीसरा ऑप्शन है आप और चौथा ऑप्शन है हमारा। अपनी, आप, हमारा, ये सब तो हमारे सरनाम में आते हैं। अपनापन जो हमारा रहेगा वो भाववाचक रहेगा। ये क्वेश्चन भी क्लियर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। करुणा कौन सी संज्ञा है? पहला ऑप्शन है कवितावाचक, दूसरा ऑप्शन है जातिवाचक, तीसरा ऑप्शन है भाववाचक, चौथा ऑप्शन है कर्मवाचक। तो हमारा करेक्ट आंसर रहेगा भाववाचक। ये तो अब क्लियर हो ही चुका होगा, आपको इतना समझ आ गया होगा कि भाववाचक कहाँ पर है, संज्ञावाचक, क्या नाम है, जातिवाचक, व्यक्तिवाचक, ये सब क्लियर हो गए होंगे क्वेश्चंस के थ्रू। तो यहाँ पर भाव है करुणा, किसी के लिए करुणा में आपका भाव होता है, ये करुणा रखना, तो हमारा भाववाचक संज्ञा है। ठीक है, क्लियर होगा ये क्वेश्चन भी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। सुंदरता शब्द में कौन सी संज्ञा है? ये भी क्लियर होगा देखते ही। जातिवाचक, व्यक्तिवाचक, भाववाचक या गुणवाचक? तो ना ही जाति की बात है, ना ही व्यक्ति की, ना ही गुण की, तो ये हमारा भाववाचक संज्ञा है। क्लियर होगा ये भी। नेक्स्ट देखिए। पानी शब्द में कौन सी संज्ञा है? ऑप्शन नंबर 1 है आपका व्यक्तिवाचक, ऑप्शन नंबर 2 है हमारा भाववाचक, ऑप्शन नंबर 3 है जातिवाचक और ऑप्शन नंबर 4 है द्रव्यवाचक। मैंने पहले बताया था ठोस, तरल, धातु, अधातु, अगण्य, ये सब जो चीज़ें होती हैं ये हमारी द्रव्यवाचक में ही आती हैं। पानी भी हमारा तरल है, तरल पदार्थ है, तो वो हमारा द्रव्यवाचक में ही आएगा। ये क्वेश्चन भी क्लियर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। छोटा शब्द का भाववाचक संज्ञा रूप है। अब हमें छोटा शब्द का भाववाचक संज्ञा रूप बताना है। देखिए ऑप्शन नंबर 1 है छुटपन, ऑप्शन नंबर 2 है छोटापन, ऑप्शन नंबर 3 है छोटापा, ऑप्शन नंबर 4 है छोटी। तो हमारा जो राइट आंसर रहेगा वो रहेगा छोटापन। क्लियर होगा, जैसे बचपन होता है वैसे छोटापन, तो हमारा जो आंसर रहेगा वो क्लियर रहेगा भाववाचक संज्ञा का। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।
निम्न में से संज्ञा का उदाहरण नहीं है। अब हम बताना है इनमें से कौन सा जो उदाहरण है वो संज्ञा का नहीं है। ऑप्शन फर्स्ट देखिए सुंदरी, ऑप्शन नंबर सेकंड मानव, ऑप्शन नंबर थर्ड वह, ऑप्शन नंबर फोर्थ पटना। तो हमारा जो करेक्ट आंसर रहेगा वो तो क्लियर है, वह ही रहेगा, क्योंकि वह हमारी संज्ञा नहीं होती है। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, आप तो बड़े हरिश्चंद्र बनते थे, उपरोक्त रेखांकित शब्द में किस प्रकार की संज्ञा का प्रयोग हुआ है। ऑप्शन देखिए व्यक्तिवाचक संज्ञा, ऑप्शन नंबर बी है जातिवाचक, ऑप्शन नंबर सी है भाववाचक, ऑप्शन नंबर डी है द्रव्यवाचक। तो हमारा जो करेक्ट आंसर रहेगा, मैंने जैसे भी बताया कि जय चंदो बोला गया है किसी को, या रावण पैदा हो रहे हैं ऐसा बोला गया है, या हरिश्चंद्र बनते थे, तो ये सब हमारे एक व्यक्ति को नहीं दिखाते हैं, किसी एक विशेष व्यक्ति के लिए नहीं होता, ये पूरी जाति का बोध कराते हैं। तो जब भी ऐसे क्वेश्चन आते हैं तो हम जातिवाचक संज्ञा ही बोलते हैं इसे, क्योंकि ये पूरी जाति को बता रहे हैं कि ये बहुत हरिश्चंद्र बनते जा रहे हैं। हरिश्चंद्र बनना मतलब कुछ ज़्यादा सच बोलना है, ऐसा हम बोलते हैं ना, तो पूरी जाति को बोध कराना होता है इसका मतलब, तो ये जातिवाचक रहेगा। क्लियर हो गई क्वेश्चन भी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्न में से भाववाचक संज्ञा है। अब भाववाचक संज्ञा बतानी है। ऑप्शन नंबर ए सुंदरता, सेकंड है स्वतंत्र, थर्ड है मीठा और फोर्थ है चोर। क्लियर है ये तो आपको, सुंदरता ये सब तो विशेषण है, तो ये तो नहीं होंगे। क्लियर क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, भाववाचक संज्ञा के अंतर्गत आते हैं पहला ऑप्शन आभूषण आदि, दूसरा ऑप्शन गुण दोष, तीसरा ऑप्शन दिशाएं और चौथा ऑप्शन पशु पक्षी। तो हमारा क्या रहता है, भाववाचक संज्ञा के अंदर गुण और दोष की बात करते हैं, तो हमारा करेक्ट ऑप्शन रहेगा ऑप्शन नंबर सेकंड। क्लियर हो गई क्वेश्चन भी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, लड़का दौड़ता है, इस वाक्य में लड़का किस संज्ञा का उदाहरण है। ऑप्शन नंबर ए है आपका भाववाचक, ऑप्शन नंबर बी है समूहवाचक, ऑप्शन नंबर सी है आपका जातिवाचक, ऑप्शन नंबर डी है व्यक्तिवाचक। तो क्लियर जो रहेगा हमारा वो रहेगा जातिवाचक, क्योंकि हम एक जाति का बोध करा रहा है लड़का, एक लड़के की बात नहीं कर रहे, पूरी जाति की बात कर रहे हैं, सभी लड़कों की, तो जातिवाचक होगा। क्लियर होगा क्वेश्चन। नेक्स्ट देखिए, कौन से शब्द में भाववाचक संज्ञा है। अब ये भी भाववाचक क्वेश्चन है। पहला है उदार, दूसरा ऑप्शन है विनम्र, तीसरा ऑप्शन है रम्यता, चौथा है अतिथि। तो हमारा करेक्ट आंसर जो रहेगा वो आंसर नंबर थर्ड रहेगा, रम्यता। उदार विनम्र तो विशेषण हो जाएंगे और अतिथि हमारा संज्ञा हो जाएगा व्यक्तिवाचक, लेकिन रम्यता हमारी क्या है, भाव है, तो भाववाचक संज्ञा थर्ड ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, आज के भारत में श्रवण कुमार पैदा होते हैं, वाक्य में रेखांकित शब्द में संज्ञा है। देखिए ऐसे क्वेश्चन जो भी होंगे ना वो जातिवाचक के ही होंगे, क्योंकि हम पूरी जाति का बोध करा रहे हैं इन शब्दों से, किसी एक विशेष व्यक्ति की बात नहीं करते हैं। तो ऑप्शन देख लेते हैं हम, व्यक्तिवाचक, दूसरा ऑप्शन है जातिवाचक, तीसरा ऑप्शन है संकेतवाचक और चौथा ऑप्शन है भाववाचक। तो हमारा जो ऑप्शन रहेगा वो ऑप्शन नंबर सेकंड करेक्ट रहेगा। क्लियर होगा ये क्वेश्चन भी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नेक्स्ट और ये लास्ट क्वेश्चन है आपका, सादा शब्द का भाववाचक संज्ञा रूप है। ऑप्शन नंबर ए है सादगी, ऑप्शन नंबर बी है सादे, ऑप्शन नंबर सी है सादी, ऑप्शन नंबर डी है सीधा। तो हमारा जो सादा का भाववाचक जो बनेगा वो बनेगा सादगी, ना कि सादे, ना सादी, ना सीधा। तो हमारा ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट है। होप सो आपको सभी क्वेश्चन समझ में आए होंगे और संख्या समझ में आ गई होगी, संख्या क्या होती है, उसके कितने भेद होते हैं, उन भेदों को समझ चुके होंगे आप, और किस तरह के क्वेश्चन बनते हैं वो सारे क्वेश्चन मैं आपको करा चुकी हूँ। इस तरह के ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं, और अगर ये क्वेश्चन आपने साथ साथ प्रैक्टिस करें हैं तो होप सो सारे क्वेश्चन आप कर पाओगे ईजिली। और ये सब प्रैक्टिस करने के बाद आपका कोई भी क्वेश्चन जहाँ तक स्किप नहीं होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अगर आपको वीडियो समझ आती है, अच्छी लगती है, तो प्लीज़ लाइक एंड शेयर कर दीजिएगा। थैंक यू।